नमस्कार प्रणाम। हम बानी चंद्रभूषण भोजपुरिया और भूषण भोजपुरिया चैनल रुआ देख रहा बानी। भोजपुरी का एकमात्र इकलौता चैनल है। 25 करोड़ से अधिक दर्शकों को यह समर्पित है और हमारे साथ आज बहुत ही खास माननीय मंत्री जी हैं, वन पर्यावरण मंत्री, और बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान ओजस्वी वक्ता भी हैं। तो इनके साथ हम बातचीत आज करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर कि बिहार में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या किया जा रहा है विभाग के द्वारा और कितना सफल हुए हैं हम लोग, इसी को लेकर हम बात करेंगे। तो माननीय मंत्री जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया और मेरे चैनल पर आज आप हैं। तो आप सर बताएं कि विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के बिहार सरकार की क्या स्कीम है, कितना आप सफल हुए हैं? पहले तो आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सुबह से लगातार कार्यक्रम किया है। सुबह में हम लोग का एक कार्यक्रम था जिसमें पौधारोपण था। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हमारे विभाग के सभी लोगों ने पौधारोपण जेपी गंगा पथ के पास में किया। उसके बाद फिर हमारा ज्ञान भवन में एक पर्यावरण पर संगोष्ठी था। उसके बाद चिड़ियाघर में 3 बजे से हम लोग का यूट्यूबरों के साथ एक समागम मिलन था जिसमें हम पर्यावरण की जागृति के लिए एक वीडियो सॉन्ग रिलीज किए हैं, जिससे कि बिहार के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आए। और दूसरा, हम बिहार के धरोहर जो इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को चित्रण के माध्यम से देश दुनिया को दिखाना चाहते थे कि बिहार कितना खूबसूरत है। आइए बिहार, देखिए बिहार। और उस गाने का जो थीम है वो है हरित बिहार बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जन जीवन से जुड़ा हुआ है। जन भागीदारी और जन जागरण से ये विभाग चलने वाला विभाग है। विभाग कितना भी काम करे, अगर लोगों में जागरूकता नहीं रहेगी तो ये विभाग हरित बिहार बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। बिहार इस सब्जेक्ट में काफी काम कर चुकी है। जब बंटवारा हो के बिहार मिला था हम लोग को, और 2024 में जब समीक्षा की गई थी बिहार का, तो वन क्षेत्र 7.62% था। और जब 2024 में 2004 में उस समय समीक्षा हुई थी, अब जब 2024 में समीक्षा की गई तो वन क्षेत्र 12.55% है और हरित क्षेत्र 2.5% है। मतलब पूरा हरित क्षेत्र बिहार का, हरित आवरण बिहार का 15.05% है। किसी राज्य के लिए इतने कम समय में हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र बढ़ाना संभव नहीं है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने कर दिखाया है। और हमारे विभाग ने संकल्प लिया है कि 2028 तक इसको हम 17% करेंगे। और जैसे ही मुझे दायित्व मिला इस विभाग का 26 फरवरी 2025 को, तो इस संकल्प को पहले पूरा करने का संकल्प हमने लिया और हमने एक नारा दिया, हर रविवार पर्यावरण के नाम एक पेड़, कभी माँ के नाम, कभी पिता के नाम, कभी भाइयों के नाम, परिजनों के नाम, पड़ोसियों के नाम, मोहल्लावासियों के नाम अनवरत लगाते जाइए ताकि पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। उसी दिशा में आज एक वीडियो रिलीज किया गया है। आप जरूर उसको देखें और देश दुनिया को भी दिखाने में बिहार सरकार को मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात सही है। प्रधानमंत्री जी भी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, उसके चलते काफी जागरूकता बढ़ी है। एक पेड़ लगा भी रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम जब प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, प्रधानमंत्री तो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और भविष्य की चिंता उनको पहले सताने लगती है। भविष्य के प्रति पहले जागरूक हो जाते हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2047 तक का संकल्प ले लिया कि विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया था। वो किसी तरह सरकार चलाने में लगे रहते थे। ये भविष्य की चिंता करके इन्होंने 2047 को विकसित देश बनाएंगे, ये उन्होंने संकल्प ले लिया। और उन्होंने पिछले वर्ष पर्यावरण दिवस के दिन जो उन्होंने नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम, अन्य राज्यों की तो बात नहीं करूंगा,
बिहार में उस नारे के बाद 4 करोड़ 26 लाख पौधे लगाए गए, पेड़ लगाए गए। जीवित है वो सब। जी, तो एक नारा, प्रधानमंत्री जी का एक नारा से बिहार में कितना बदलाव आया आप सोच सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने भी बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए हर रविवार पर्यावरण के नाम का नारा दिया है और उसी को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने अच्छा डेटा बताया कि एक साल में इतने पेड़ लगाए हैं और प्रधानमंत्री जी तो वाकई में दूरदर्शी हैं। हम ये जानना चाहते हैं मंत्री जी कि अगर ये 15% जो आप पहुंचे हैं, तो बिहार सुशासन की सरकार तेज रफ्तार से भागती है, गवर्नमेंट जो काम करती है डेवलपमेंट का, तो ये आप 10-20 सालों की सरकार में महज ये आप 12% ही क्यों पहुंचे? क्या इसमें कुछ कमी रह गई या फिर नहीं हो सकता है? भाई क्या साहब, आपकी राय? वन क्षेत्र बनाना इतना आसान नहीं है। पटना शहर को वन क्षेत्र घोषित नहीं कर सकते आप। अन्य जो क्षेत्र है बिहार के एक जो टू पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान का लोगों का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में 1082 है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो घनत्व देखिए, भूमि कहाँ से लाऊं? मैं किसी के सर पे पेड़ लगाऊं? हाँ, तो ये एक टेक्निकल समस्या है, क्योंकि बिहार में घनी आबादी वाला राज्य है, इसलिए मंत्री जी ये बातें कह रहे हैं, हम इनकी बातों को समझ रहे हैं। मंत्री जी, एक चीज है जो इको टूरिज्म, और जो हम लोग मध्य प्रदेश वगैरह जाते हैं तो देखिए झील, वहाँ खारा पानी है, कुछ नहीं, पानी पीने लायक नहीं, अपने पास तो गंगा जी का स्वच्छ पानी है। तो आप जैसे जल पे जो वाटर टूरिज्म है, जो इको टूरिज्म, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या विभाग कर रही है? भाई साहब, आपका कहने का मतलब है, जो मैं समझ पा रहा हूं, आप लोग कभी बिहार को झांक के देखा नहीं। आपको दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। बिहार में ऐसे ऐसे अनसीन स्थल हैं जिनको बिहार के लोग देखेंगे तो बिहार से बाहर घूमना बंद कर देंगे। एक राजगीर को हमने विकसित किया, इको टूरिज्म के संभावनाएं जब हमको दिखने लगी तो हमने सिर्फ राजगीर को विकसित किया, नेचर सफारी, जू सफारी और ग्लास ब्रिज बनाकर, रोबे शांति स्तूप और जरासंध की आदमकद प्रतिमा लगाकर, बेनी वन और जेपी पार्क बनाकर, तब ये बदलाव हुआ कि 2024 में एक बार समीक्षा हुई कि सबसे ज्यादा सैलानी कहाँ आते हैं देश विदेश के, तो लगा कि आते हैं गोवा में। लेकिन जब समीक्षा हुई तो मालूम पड़ा सबसे ज्यादा देश विदेश के सैलानी राजगीर और बोधगया में आते हैं। नहीं, ये डाटा हम पढ़े। मेरा जो फोकस है माननीय मंत्री जी, वो पटना के गंगा के किनारे जो वाटर का जो टूरिज्म है उसको डेवलप करने की बात है। वो तो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। मुझे आप बता दीजिए, कभी पटना के लोगों ने मैरीन ड्राइव की परिकल्पना की थी? सही। कभी सोचा था कि मैरीन ड्राइव भी बनेगा? आप कभी अपने चीजों को झांक के देखिए। पटना ऐसा शहर है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें इतना ओवरब्रिज हो। पुरानी शहरों में ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस संभावना को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्यूचर का काम किया है। वो हम समझ रहे हैं। गंगा की ओर जो जल कीड़ा करने की है, जो अन्य स्टेट में है, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट अभी हो रहा है? हम उस पर जानना चाह रहे हैं। वाटर बोर्ड हो तो रहा है। आप तो देख लिए हैं कि गंगा सफारी भी चल रहा है और बोट भी चल रहे हैं, लोगों को घुमाया भी जा रहा है। लेकिन एक गंगा में 12 महीना उतना पानी नहीं रहता है। जिस समय पानी ज्यादा रहता है उसी समय बोट चला पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे जो उन्होंने योजना लाई है, और दूसरी योजना उन्होंने लाई है कि गंगा के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट को हम लोग जीवित करेंगे। तो वाराणसी से पटना होते हुए कलकत्ता तक, हावड़ा तक ये रूट चालू करने का पूरी संभावना है और करीब करीब हो भी गया है। थोड़ा बहुत जो दिखते हैं वो हम, मुझे लगता है 1-2 साल में पूर्ण हो जाएगी। तो ये रहा जल जीवन हरियाली में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं। माननीय मंत्री जी के पास बताने को बहुत कुछ है। मेरा जो मसला था कि
सरकार की जो संसाधन है और जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे सोलर वगैरह, इन सभी पर भी कार्य हो रहे हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन को लेकर जो इतने सारे गर्मी पड़ रहे हैं, ठंडा में ठंडक है, बारिश में बरसात में बारिश गायब हो जाती है, इन सभी चीजों का सही रूप से करने का बेहतरीन तरीका यही डिपार्टमेंट, यही विभाग है जिसमें माननीय मंत्री जी लगे हैं। हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि और बेहतरीन काम हो और थोड़ा सा पटना को और थोड़ा डेवलप वाटरवेज में किया जाए, क्योंकि हम लोग घूमे फिरे तो आनंद करें, पर्यटक भी आए तो इसमें घूमे फिरे। धन्यवाद। आप देखते रहिए भूषण भोजपुरिया को, लाइक सब्सक्राइब करते रहें।